हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आप यहाँ पे जैसे कि स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे दिखाया जा रहा जो है नेशनल कमीशन फॉर बीसी, दैट मीन्स बैकवर्ड क्लासेज है। तो बीसी का मतलब कुछ आप अलग तरीके का मत समझिएगा। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ जो है वो तो हम बात कर चुके हैं और अभी कुछ बाकी हैं, 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। क्या 2-3 है जो कि हमारी संवैधानिक निकाय है, राइट। तो अभी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में बात चल रही है, हमारी संवैधानिक निकाय में बात चल रही है। तो इसमें से जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, वित्त आयोग हो गया, जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है, उसके बाद एससी एसटी के लिए जो नेशनल हमारा कमीशन था, ये इसके बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बात की। हालांकि आप में से जो भी रेगुलर होंगे उनको पता होगा कि जब हमने एससी और एसटी कमीशन पढ़े आर्टिकल 338, ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि संशोधन होता है। संशोधन के बाद क्या किया जाता है कि आर्टिकल जो 338 है उसे क्या किया जाता है कि 338 के बी में बदला जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 338 और 338 का बी रखा जाता है। और जहाँ पे क्या किया जाता है कि आपका जो ये एससी का था और एसटी का था, इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये सारी बातें हमने की थी। वहीं पे हमने देखा था कि 338 बी के तहत ही ये पूरा मतलब कि जो ओबीसी के लिए काम कर रहे थे, तो इनके लिए भी यही सारे काम कर रहे थे। तीनों इकट्ठे ही चल रहे थे, एससी एसटी ओबीसी, इन तीनों का ही एक में ही मर्ज था, अलग अलग नहीं था। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर संसद में ये निर्णय लिया गया कि भाई इनको अलग अलग किया जाए। तो पहले तो सिर्फ 2 को ही अलग किया गया था। अभी अब जो ओबीसी का है तो वो तो जो 338 बी में उसी में काम कर रहा था, ठीक। लेकिन 338 भी मैं आर्टिकल बता रही हूँ। देन उसके बाद अब क्या हुआ कि दिक्कत अभी इसमें भी हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा आपको पता है कि 1.25 करोड़ जनसंख्या में कैसे मैनेज करना सब कुछ मुश्किल होता है। इसके लिए क्या किया गया कि एक आयोग का गठन किया गया कि अब हमें कुछ मतलब कि इसमें संशोधन करके नए आयोग को हमें गठित करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि क्या था, और देन उसके बाद से, हालांकि स्टोरी तो मेन यही थी, लेकिन कुछ इसमें और भी जो बातें हैं, जैसे मंडल आयोग है। ये जो मंडल केस आया था आपका, हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है इसे। ये कब आया था कि जो मंडल आयोग, इसके निर्णय यानी कि 1992 में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय, कौन, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। और उसमें क्या कहा गया कि केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य, सूची में क्या होगा कि शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर या आम समाविष्ट होने के संबंधी नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई कि ये सूची में शामिल हैं, सूची में नहीं शामिल योग्य हैं, समाविष्ट होने योग्य हैं या नहीं है, शिकायत करने लायक, ये सारी बातें इसमें कही जाती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन सबको क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत इसमें रखा जाएगा। और ये किसका था, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेस था, इस सूची में रखा जाएगा। और ये आपका एक्ट कब आता है, ये आता है 1993 में। कब आता है, 1993 में आता है। और इसमें क्या किया जाता है कि ये पूरा मतलब इसमें एक एक्ट बना के रख दिया गया था। और लेकिन अभी पूरे तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि वो सब साथ में ही काम कर रहे थे, बाद में क्या होता है कि इसका होता है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया कि एक नए अनुच्छेद 338 बी का प्रावधान संविधान में किया जाता है। और इस प्रकार आयोग एक संवैधानिक निकाय मात्र न रहकर संवैधानिक निकाय, यानी कि जो वैधानिक निकाय था वो अब संवैधानिक निकाय बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखना क्या, आपका जो सबसे पहला काम होता है कि आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना होता है। तो आपने तो आई होप कि अब मुझे डेली डेली ये बताने की ज़रूरत ना हो कि आप रफ में निकाल ले और अब हम लिखने बैठेंगे तो आप लिखते जाए। इतना तो कॉमन सेंस नॉर्मली होना चाहिए, और होती भी है, ठीक है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, सिर्फ मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ जो कि आप बस मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, पल्ले पढ़ रहा तो पढ़ रहा, नहीं तो नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या है, 102वां संविधान संशोधन किसके लिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग, सबसे पहले तो मंडल आयोग,
मंडल आयोग किसके लिए काम करता है? पिछड़े वर्ग आयोग के लिए आया था, ठीक है, कि उनको किस तरीके से आप कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे आपको मतलब कि आप में से हो सकता है कि कई सारे लोग ओबीसी से आते हो, ठीक है, जो कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड की गई। ओबीसी में क्या किया गया है कि जैसे हम जाति वाइज रहते हैं, कास्ट वाइज रहते हैं, तो उसमें से एससी के लिए आप किसको डिसाइड करोगे, एसटी के लिए किसको आप डिफाइन करोगे। तो इसके लिए तो एक प्रॉपर हमारी डिफिनेशन होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से किस किस कैटेगरी के लोग आएंगे जो कि एसटी में शामिल होंगे, एससी में शामिल होंगे, या किस तरीके के, जैसे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं यानी कि एसटी वाले, तो वो जनजाति जितनी भी होंगी मतलब आके यहाँ पे शामिल होंगे। अब उनमें कास्ट कोई भी हो, जनजातियों में बहुत सारी अपनी अपनी अलग अलग जातियाँ होंगी, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो सारे के सारे शामिल होंगे। अब अनुसूचित जाति की बात आती है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति में, फिर वो चाहे आप में से हो सकते हैं कि कुछ मतलब अलग अलग कैटेगरी के अपना डिफाइन करते हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, डजेंट मैटर, कुछ भी लिखिए आप, अपना सरनेम कुछ भी बताइए आप। तो हालांकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि देखिए कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना कि जहाँ से थोड़ी सी भी बात आप बोल दो तो भले ही पूरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन उस थोड़ी सी बात को कट करके मतलब इतना ज़्यादा उसे ट्रोल कराया जाता है कि फिर समझ में ही नहीं आता कि आप बंद ही कर दें तो बेटर होगा। इसलिए बस आप थोड़ा-सा जहाँ मैं हिंट करना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप लोग होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप यदि केवट लिख रहे हैं, कुछ और जाति लिख रहे हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं करता, इसमें यदि आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक जाति नहीं आती, मैं जाति की बात कर रही हूँ। ओबीसी एक कैटेगरी है जहाँ पे सिर्फ एक जाति नहीं आती है, वहाँ पे अपने अपने अलग अलग उसमें से आते हैं, ठीक है। जनरल में अपना अलग आता है, एससी में अलग आते हैं, एसटी में अलग आते हैं। कैसे उन्हें डिफाइन करना है, ये मंडल कमीशन जब आया तब यहाँ पे ये भाई बात की गई कि ना एससी में आ रहे हैं, ना एसटी में आ रहे हैं, ना जनरल में आ रहे हैं, तो फिर ये जाएंगे कहाँ। तो इनके लिए एक जो मंडल सर थे उनके द्वारा ही, उन्हीं के नाम पर ये मंडल आयोग पड़ा था। ये 1992 में अपना कमीशन लाते हैं, ये अधिनियम बना दिया गया था, लेकिन अब इसमें से भी काम सही तरीके से हो नहीं रहा था। इकट्ठा मर्ज था, इसलिए कहा गया कि भाई अब क्या किया जाए यहाँ पे, कि जो 101वां यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन हुआ कब था? हुआ था 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा आपसे यही जाएगा। और स्पेशली जो एमपी पीएससी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नोट करें, क्योंकि ये भी कमीशन आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे क्या है, 102वां संविधान संशोधन कब ये पूरा एक राष्ट्रीय आयोग बना, क्योंकि पहले वैधानिक था। वैधानिक और संवैधानिक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो पहले एक कानूनी अधिकार था, लेकिन अब एक संवैधानिक निकाय बन चुका है। अधिकार नहीं था, निकाय था, लेकिन अब ये संवैधानिक निकाय बन चुका है। संविधान में इसको प्रॉपर संशोधन नंबर देके जोड़ दिया गया, यानी कि संविधान में अभी ऐड हो चुका है। तो ये याद रखना है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ये एक संवैधानिक आयोग बन चुका। ठीक, बस इतनी सी यहाँ पे बात है। कौन सा आर्टिकल है? 338 का बी है, वही एससी एसटी ओबीसी वाले का यहाँ पे भी आपको रख लेना है। इसका आप शॉर्टकट भी कभी देखें तो कंफ्यूज ना हो। ये है आपका एनसीबीसी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है। कई लोग बोल देते हैं एनसीबीसी, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं ही कई बार बोल चुकी तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे एससी के लिए जो नेशनल कमीशन बना था तो उसके लिए एनसीएससी हो गया, और उस जो एसटी के लिए बना था एनसीएसटी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर जो हमारा शेड्यूल ट्राइब है एसटी, और शेड्यूल कास्ट जो है, इनके बारे में बात की गई, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष सदस्य इन पे आते हैं। तो जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये संशोधन नंबर बनेगा आपका, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसके लिए कमीशन कौन सा है? तो मंडल आयोग है, जो कि 1992 में आया था। पहले एक्ट कौन सा था? 1993 का था। ये बातें याद रखनी है। अब आते हैं आगे कि इनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम देखें कि एक अध्यक्ष होता है, कितने होते हैं? आपको बस शॉर्ट नोट्स बनानी है, जैसे कि अध्यक्ष आप लिखना है, या सदस्य लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब सदस्य में आपको क्या लिखना है? एक आपके चेयरपर्सन हो गए, हेड हो गए। उसके बाद यहाँ पे होते हैं जो 3 हमारे, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, यानी टोटल मिला के 5 होते हैं। कितने हो गए? एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 होते हैं चेयरपर्सन जो होते हैं, यानी कि सॉरी, चेयरपर्सन नहीं होते, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसलिए यहाँ पे कितने कहलाएंगे? आपके 5। टोटल इसमें 5 सदस्य होते हैं, राइट। तो कितने होंगे? टोटल 5।
अब आता है यहाँ पे कि जो इनके अध्यक्ष वर्तमान समय में है वो कौन है। या तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, उसके बाद तो मैं अभी पूरे अध्यक्षों के नाम बताऊंगी। यहाँ पे इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, जो आपके इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वही इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेंगे, नियुक्ति लिखना है, नियुक्ति के आगे आपको डैश करके राष्ट्रपति लिख लेना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है कि ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेंगे, तो ये अपना प्रतिवेदन भी देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे, ये तो आपको पता ही चल चुका होगा कि कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अभी भी जो सो रहे हो उनके लिए बता रही हूँ कि ये एक संवैधानिक निकाय है। तो चाहे तो आप ये भी लिख लीजिए कि ये एक कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। और इसे निरस्त कब किया गया, ये मतलब एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने कब आता है, 15 फरवरी 2018। 15 फरवरी 2018 को एक संवैधानिक पद के रूप में ये सामने आता है, संवैधानिक निकाय के रूप में आता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा आया था कि इनके मेन हेड कौन कौन से। इनमें से देखो इतनी सी ही बातें पूछी जानी है, ज़्यादा ये जो आयोग वगैरह होते हैं ना, तो इनमें से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कार्य देखें तो कार्य सेम चीज़ है कि अब इनको सिर्फ ओबीसी के लिए शैक्षणिक विकास हो, मतलब हर तरीके के डेवलपमेंट की बात हो, उनके हक की लड़ाई हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, किस तरीके से उन तक पहुंचाई जाए, वो सारी चीज़ें इनके काम में आएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको मतलब कि अब बताने की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। और इतने ज़्यादा मतलब उसमें से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों के ही काम कहीं ना कहीं सेम है। देखिए, एक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एक इसका जो लाइन है ये इसका मैं बता रही हूँ, इसमें क्या बताया गया है आपका कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन। ये सीधा सा सिंपल सा है कि इसमें कुछ नहीं है कि जितने भी है, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, उन सबको किस तरीके से अधिकार देना, उन सबके किस तरीके के उनके मामले को सुनना है, संसद तक ले जाके पहुंचाना है, कैसे क्या करना, वो सिर्फ ये आयोग देखेगा। तो अब बस इतना कर दिया गया है कि अलग कर दिया गया है कि ओबीसी अपना देखे, एसटी वाले अपना देखे, एसटी वाले अपना देखें। राइट, अब यहाँ पे हम आगे यदि देखें कि इनके जो मतलब कि शक्तियाँ वगैरह की बात करें तो सेम वही चीज़ें होती हैं कि किससे शक्तियाँ देगा, कैसे मतलब कि क्या क्या कर सकता है, न्यायिक शक्तियाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्हें दी जाती है। जितने भी ये संवैधानिक आयोग होने का यही फ़ायदा होता है कि कुछ ना कुछ तो इन्हें पावर्स दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके पास पावर रहती है वो क्या क्या रहती है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो आयोग है ना, ये क्या करता है कि मतलब कि अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की इनके पास शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि अपने से स्वयं अपना जो भी काम है किस तरीके से करना, कैसे करना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और किसी मामले के अनुसंधान अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आयोग को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो सिविल कोर्ट की शक्ति होती है ना, वो इन्हें मिलनी रहती है। किसको, ये जो यहाँ के होते हैं, ये आयोग वाले हैं, जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ पावर्स तो मिले रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वाला पावर इन्हीं को मिल जाएगा। तो भाई आप सम्मान वगैरह भेज सकते हो, लोगों को बुला सकते हो, थोड़ी बहुत मामलों में पूछताछ भी कर सकते हो, लेकिन अब ज़्यादा नहीं कि आप फैसला ही सुना दो कि न्याय बिल्कुल आपको ही करना है, न्याय आप नहीं करोगे। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा शक्तियों के बारे में आप लोग सुन ही लीजिए, और ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत के किसी भूभाग के किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शपथ करार या उससे पूछताछ करना, ये इनकी पहली शक्ति होगी। ठीक है, जो पहली पावर इनके पास होती है ये हो गए। देन सेकंड क्या आता है आपका यहाँ पे कि जो जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, तो इनकी खोज या प्रस्तुतिकरण की मांग करना भी, कि किसी से भी ये क्या कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं या उसको पेश करने के लिए कह सकते हैं आपको। और शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना भी इनके पास ये शक्तियाँ होती हैं। और किसी न्यायालय कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेखों की भी मांग कर सकते हैं। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी कर सकते हैं। कोई अन्य मामला जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे। और यहाँ पे देखिए कि कुछ
ये मेन यहाँ पे कुछ ही शक्तियाँ थी जो कि मैं पहले ही हालाँकि आपको बता चुकी थी, और ये इसमें लिखा भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो अन्य मामले हैं तो यहाँ पे देखो कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेनी जरूरी है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को, दोनों को ही इसमें बताया गया है कि जो दोनों ही हमारे गवर्नमेंट हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, इन दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, चाहे सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, तो उनसे सलाह लेना पड़ेगा जब भी कोई काम करेंगे। तो इन बातों को याद रखिएगा। एक इसी में केस आया था आरक्षण के लिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। देखो जितने भी केस वगैरह आ रहे हैं ना, सबको थोड़ा ध्यान से एक तरफ नोट करते जाइएगा कि किस में कौन सा केस आया था। तो यहाँ पे जो ये अभी हम बैकवर्ड क्लास पढ़ रहे हैं, कौन सा केस आया था, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन इंडिया, यानी कि 1992 मंडल आयोग की जब हम बात कर रहे थे। इस केस में था क्या, मेन बात जो क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ एवं सुरक्षा के उद्देश्यों से विभिन्न जो पिछड़े वर्ग के समावेशन और बहिष्करण पर क्या करें, विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करने की यहाँ पे बात की गई थी। और फिर वही बाद में हुआ भी, किसका गठन होता है। ये सही कुल मोटी मोटी छोटी छोटी इस आयोग की बातें। अब इस आयोग के हेड पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके हेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो हैं, अभी जो पहले सबसे पहले बने थे उनकी बात मैं कर रही हूँ, RN प्रसाद थे। कौन थे सबसे पहले हैं, जो RN प्रसाद थे। दूसरे कौन थे, श्याम सुंदर। ये लिखते जाइएगा, क्वेश्चन में बड़े अटपटे अटपटे टाइप के पूछते हैं। MPPSC का मैंने बता ही दिया कि सिलेबस है, और जो भी MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको नाम लिखवा रही हूँ उनका प्रॉपर, ताकि आप थोड़ा सा इसे समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये अभी शायद नहीं, जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होंगे उनको अभी नहीं समझ में आएगा कि ये नाम लिखने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, लेकिन ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। बाद में जब यदि लिखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे तो काम ही आएगा। कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ओवरवेट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि हमने पढ़ा, पहला RN प्रसाद, दूसरे कौन है, श्याम सुंदर, ठीक है, न्यायमूर्ति श्याम सुंदर। उसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, इनके कार्यकाल वगैरह जो 1997 से 2000 तक था, पहले वाले का 93 से 1996 तक था। और सबसे देखिए, पहला ही ज़्यादा जरूरी होता है, कौन है, RN प्रसाद है, दूसरे श्याम सुंदर है, तीसरे है न्यायमूर्ति जो BL यादव हैं, और चौथे कौन है, राम सूरत। चौथे कौन इसके हेड बने थे, राम सूरत सिंह बने थे। पांचवे बने थे S रत्नावली करके बने थे इनके हेड, S रत्नावेल जो पंडियन थे, वो बने थे 2006 से 2009 तक। फिर बनते हैं MN राव, ठीक है। फिर कौन बनते हैं, न्यायमूर्ति MN राव जो थे वो बनते हैं इसके छठवें हेड 2010 से 2013 तक। फिर बनती है न्यायमूर्ति ईश्वरैया, विश्वेश्वरैया नहीं, ईश्वरैया है, वो 2013 से 2016 तक के लिए बनते हैं। और फिर बनते हैं अभी वर्तमान समय के जो हैं, डॉक्टर भगवान लाल साहनी। कौन है, जो आपके भगवान लाल साहनी हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ मैं क्योंकि ये अभी वर्तमान समय के भी हैं, आपके डॉक्टर भगवान लाल साहनी, ठीक है। ये कौन है, अभी वर्तमान, अभी मैंने चेक किया लेटेस्ट आपको पढ़ाने से पहले, तो यही दिखा रहे हैं। यदि आप लोगों को पता हो तो बिल्कुल बेशक बता सकते हैं। जैसे कि अभी जो कैग में मैंने पूछा था तो बिल्कुल वही है, गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं, अभी वर्तमान में भी वही कैग हैं। बट फिर भी कि कुछ नया लेटेस्ट अपडेट आता है, डेली तो चेंज होता रहता है, तो आपको पता हो तो बेशक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक का मैं डाटा बता रही हूँ। आज है आज कौन सी तारीख है, आज है 8 तारीख, ठीक है, 8 मार्च है, यानी कि आज महिला दिवस भी है, इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो अब में से सभी जितने भी महिलाएं हैं या हमारी माताएं हैं, जो भी है, बहनें हैं, सबको महिला दिवस की ढेर 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 बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखो, इन सब बातों में मुझे ना थोड़ा बहुत अटपटा सा लगता है कि हम काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि जिसके लिए स्पेशल डे मनाना पड़े। मतलब कि ये हालत हो गई कि आप स्पेशल डे मना रहे हो। हम स्पेशल डे किसका मनाते, कभी पुरुष दिवस मनाते, नहीं मनाते हैं। क्यों, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे स्पेशल डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम उसका
12 महीने शोषण करे और एक दिन बना के स्पेशल डे और कहें कि भाई महिला के सम्मान के प्रति आप जागरूक हो जाओ। यहाँ पे जागरूकता के लिए हम मना रहे हैं कि महिला दिवस मना रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए, बेशक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप साल के पूरे महीने उन्हें सुकून से रहने दें, वही बहुत बड़ी बात है। उनकी रिस्पेक्ट करें, कहीं पे भी जाएँ तो आपको माल ना दिखे वो। उनकी रिस्पेक्ट एक अच्छे तरीके से करें। तो देखिए, यहाँ पे किसी के मुझे हृदय को ठेस पहुँचाने का विचार नहीं है, बट थोड़ा-सा मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन है इन सब मैटरों में, कहीं न कहीं बहुत अजीब-सा लगता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें इतना नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद नहीं, उन्हें नीचा नहीं गिराएँगे तो खुद ऊपर नहीं उठ पाएँगे वो, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर डे बना लो, अच्छे खासे सेलिब्रेट कर लो, स्टेटस लगा लो, सब कुछ कर लो, क्या फ़ायदा है? बाकी दिन तो हमें वैसे ही जीना है। तो फिर हालाँकि बहुत कुछ सुधार हो रहा है अपने समाज में, बहुत कुछ बुराइयाँ हट रही हैं, महिलाएँ आगे आ रही हैं। आज हम लोग आगे आ रहे हैं, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हम लोग बहुत पीछे हैं या बहुत पिछड़ चुके हैं। बट जो मैं देखती हूँ कि आज हम लोग आगे हैं, लेकिन हम सारी महिलाएँ आगे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी हैं जो सिर्फ़ घर की चारदीवारी के बाहर आज तक कुछ जानती ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उनको कि क्या होता है, कहाँ होता है। मायके भी जाना हुआ तो घरवाले लेके जाते हैं, सेफ़ली लेके चले आते हैं। उन्हें रास्ता भी नहीं पता कि अपने से जाना हो तो कहाँ से जाएँगे। आज भी यही कंडीशन हो रही है, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई मतलब जो भी है अपनी दलीलें देते हैं और फिर महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छी बात है, मनाना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए कि इसी बहाने कम से कम आपको याद रहे, आपको, हम सबको, कि कहीं न कहीं अभी ये इस पे भी हमें ध्यान देने लायक है। ये भी एक वर्ग जो है, जैसे एससी, एसटी पढ़ रहे हैं, अभी महिला आयोग भी पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉपर महिला आयोग के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, वो संवैधानिक आयोग नहीं है, तो वैधानिक है, उससे भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से क्या-क्या है। सारी चर्चा उसमें भी करेंगे डिटेल से। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप बना रहे हो, कर रहे हो फिर भी, और आप लोगों का मे बी ओपिनियन अच्छा होना चाहिए। थोड़ा मेरा इन सब मामलों में अटपटा-सा रहता है कि आप कोई भी स्पेशल डे मना रहे हो तो उसे रेगुलर कंटिन्यूटी हमें सुधारने की। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, ठीक है? लेकिन हम ही कहीं चले जाएँ जहाँ पे हिंदी दिवस मना रहे हैं, वहीं पे स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश की और हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे लैंग्वेज है, सब सारी लैंग्वेज आनी चाहिए हमें, इसमें कौन-सी बड़ी बात है कि मतलब क्या है, ठीक है, जो भी चल रहा है ख़ैर। तो अभी मैं किस पे बात कर रही थी? ज़्यादा राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे थे इनके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में यही है, भगवान लाल जी जो साहनी है, वर्तमान में हैं। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ लिखा करिए। और हाँ, जो भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जो भी इसे देख रहे हैं, मेरी कहने की आदत नहीं है, बट आप लोग करते नहीं ना खुद से, इसलिए वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें से आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है?